हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका के 2025 के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की क्लास 4 को देख रहे हैं। ठीक है, और कल की तीसरी क्लास थी हमारी, आज की हमारी ये चौथी क्लास है। ठीक है, और इसमें हमने जो कंसेप्ट लिया है, आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट चल रहा है और कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया हमारा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये भी हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी ये भी हो गया। ठीक है, जो पहली और दूसरी वीडियो थी कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उन दोनों वीडियो में मैंने एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए बोला कि ये एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए है। हालांकि मैंने देखा नहीं था कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सिलेबस भी सेम है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया नहीं था। हालांकि आगे से जो वीडियोस सेम होंगी उनको मैं बताऊंगी कि एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए है, और जो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए होगा वो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए होगा। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज की हमारी ये चौथी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज, ठीक है, इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ध्यान रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की एक प्रणाली है। यह व्यवस्था प्रशासन और विकास को लोगों के करीब लाने के लिए बनाई गई है। यह भारत में सरकार का तीसरा स्तर है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बाद आता है। ठीक है, तो ये पंचायत राज की डिफिनेशन है कि पंचायत राज क्या है। तो आपको पता है कि ग्राम के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक प्रणाली है जो केंद्र और राज्यों के बाद तीसरे नंबर पर आती है। तो ध्यान रखना है, पहले पर केंद्र आएगा, दूसरे पर राज्य आएगा और तीसरे पर जो है पंचायत राज आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखते हुए चलिए। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें, ठीक है, तो पंचायत राज की अवधारणा एक बहुत पुरानी अवधारणा है। ठीक है, जिसे ऐतिहासिक संदर्भ में वैदिक काल में देखने में मिलता है। जो क्या था ना, वैदिक काल जो था, वैदिक काल में पंचायत राज का स्वरूप देखने को, क्योंकि वहाँ पे ना एक व्यक्ति को चुना जाता था। उस टाइम पे वैदिक काल में एक व्यक्ति को चुना जाता था जो पूरे गांव पे, या जो पूरे गांव का या जो भी मसला होता था उसका नेतृत्व होता, तो वहाँ से विकास होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वैदिक काल में इसके साक्ष्य देखने को मिलता है। अगर आधुनिक की बात करें, हालांकि आधुनिक प्रणाली एक लंबे विकास का परिणाम है। खासकर भारत की आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआती प्रयास में, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज यानी ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी। ठीक है, वे हर गांव को एक ऐसे गणतंत्र के रूप में देखते थे जो अपने मामले के लिए खुद जिम्मेदार हो। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो शासक होगा या जो व्यक्ति होगा जो पूरे समाज पे या उस समुदाय पे जो राज करेगा, उसको व्यक्ति द्वारा चुन के लाया जाता है, ना कि वो परंपरागत रूप से होता है, यानी वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, तो जो अपने मामलों के लिए खुद जिम्मेदार हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो क्या है पंचायती राज से संबंधित है और डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक है, राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में सशक्त बनाने का निर्देश देखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है और डीपीएसपी का पार्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। इसी ने सिफारिश की थी पंचायत राज समिति की। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। जो त्रिस्तरीय मॉडल है पंचायती राज व्यवस्था की, इसकी सिफारिश किसने दी है? तो बलवंत राय मेहता समिति। कब दी थी? तो 1957 में। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से? पहला आता है ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत यानी गांव के स्तर पर आता है। ठीक है, ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर जो आता है वो क्या होता है? पंचायत समिति आती है। और थर्ड है जो जिला के स्तर पर आता है वो है जिला परिषद। ठीक है, तो इन त्रिस्तरीय मॉडल को ध्यान रखना है। पहले पे आता है पंचायत, दूसरे पे आता है पंचायत समिति और तीसरे पे आता है जिला परिषद। अगर संवैधानिक दर्जे की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा
दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम, जो 24 अप्रैल, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब से लागू हुआ? अगर पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुआ है, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने एक समान संरचना प्रदान की और राज्यों के लिए इस प्रणाली को लागू करना अनिवार्य बना दिया। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 73 के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो पंचायती राज का मॉडल था उसको लागू कराना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया। इसकी कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है। और एक होता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, वो भी 1992 का है, ये नगर से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन ग्राम से संबंधित है और कौन नगर से संबंधित है। अगर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है, इसको देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसे अधिक लोकतांत्रिक, जवाबदेही और समावेशी बनाए। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे पहला है त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय संरचना जो 3 मॉडल देखे, ग्राम, ठीक है, ये हमने जो देखे ये त्रिस्तरीय मॉडल, ग्राम, पंचायत और जिला, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो त्रिस्तरीय मॉडल है उसमें क्या होता है, 20 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी ये कंडीशन रखी गई कि जहाँ की जनसंख्या, जिस राज्य की भी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक हो जाएगी, वहाँ पे पंचायत राज का त्रिस्तरीय मॉडल लागू करना उस राज्य के लिए अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें है नियमित चुनाव। हर 5 साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य कर दिए गए। इसके तहत जो 73वां संविधान संशोधन है अधिनियम है, उसके तहत ये कंडीशन रखी गई है और ये कंडीशन, यानी 20 लाख की आबादी वाली कंडीशन और हर 5 साल में चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उसको अनिवार्य किया गया। उसके साथ ही साथ सीटों का आरक्षण, जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3, आपको पता है 1/3 जो होता है रिजर्व होता है, 1/3 आरक्षण सभी तीनों स्तरों पर किया गया। यहाँ पे तीनों स्तरों पर किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ पंचायती राज के लिए ही नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के स्तर पर 1/3 उनको रिजर्वेशन मिलेगा, पंचायत समिति के स्तर पर 1/3 मिलेगा और जिला परिषद के स्तर पर भी 1/3 उनको मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि तीनों के लिए 1/3 की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 1/3 की आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद आता है राज्य चुनाव आयोग। पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चुनाव जो पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। उसके बाद आता है राज्य वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और संसाधनों के आवंटन के लिए सिफारिश करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, जो फंडिंग वगैरह की व्यवस्था कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग करते हैं। इसकी जो नियुक्ति है, राज्य वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो उस राज्य का, यानी जिस राज्य का वित्त आयोग है उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो वित्त आयोग का गठन करता है। तो ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। उसके बाद बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा जो है सभी पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम सभा, यानी जो भी ग्राम सभा में कौन होता है, तो सभी पंजीकृत मतदाता, जो भी पंजीकृत मतदाता होंगे वो ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली में नींव के रूप में मान्यता दी गई है। इसे ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट, लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ग्राम सभा है वो वार्षिक बजट और लेखा परीक्षण पर अपनी रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट आती है उस पर चर्चा करने का अधिकार इसका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका के बारे में और उसकी कार्य के बारे में। जो पंचायती राज संस्थाओं को कई कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य की कई जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध है, उनकी प्राथमिक भूमिकाओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची और 29 विषय, 11वीं अनुसूची और 29 विषय। तो पूछ सकता है कि पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू कराना
जिसमें कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण आवास जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास में ध्यान रखना है कि आर्थिक जो चीज़ें हैं वो आएंगी, कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण आवास जैसे विषय सम्मिलित है। वही सामाजिक में क्या आता है, सामाजिक न्याय में क्या आता है, तो कमज़ोर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए लैंगिक जो असमानता है और अस्पृश्यता जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी इसको कम करना है। ठीक है, पंचायती राज के माध्यम से, जैसे जो 1/3 दिया गया है, 1/3 रिजर्वेशन जो दिया गया है, इसी का रूप है। जो SC ST वर्ग है, जो हाशिए पर जो लोग हैं, समाज के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाशिए पर लोग हैं, उनको जो पंचायती राज से जोड़कर उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। आपको पता है कि वुमेंस के लिए भी रिजर्वेशन है 1/3 और SC और ST के लिए भी है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही साथ जन सेवाएं जैसे पीने का पानी, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, गांव में क्या होता है ना, आसपास जो स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, या पानी के लिए व्यवस्था, आपको पता है कि हर घर नल जो कार्यक्रम चलता है, स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी सेवाएं जो हैं जन सेवाओं में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, जो उसके बाद है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास भागीदारी को बढ़ावा देना, सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना और विकास के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाना सामुदायिक विकास से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है शासन की बात करें तो सार्वजनिक कार्यों और सेवाओं की निगरानी में स्थानीय समुदाय को शामिल करने और पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाना पंचायती राज का काम है। ठीक है, तो ये उसके शासन में सम्मिलित होता है। अब बात कर लेते हैं कि पंचायती राज प्रणाली जो है वो ज़मीनी स्तर पर शासन के लोकतांत्रिकरण में सहायक रही है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अलग अलग हो सकती है। सीमित वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अधिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता जैसी चुनौतियां भी अभी भी सरकार द्वारा संबोधित की जा रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, पंचायती राज ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन की एक प्रणाली के रूप में काम करता है। यह ग्रामीण समुदाय को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को बनाने, उन्हें लागू करने का अधिकार देकर उन्हें अपने स्वयं के विकास में भागीदार देने के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा कैसे, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद इस प्रणाली को मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर गाँव तक पहुँचे और स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। ठीक है, तो अब ग्रामीण विकास में पंचायती राज की क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करता है, कैसे कार्य करता है, उसको देख लेते हैं। तो जो ग्रामीण विकास की योजनाओं और कार्यान्वयन क्या है, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का काम सौंपा गया है। ये काम क्या करते हैं, पंचायत राज करते हैं। इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आवास और छोटे उद्योगों से संबंधित योजनाओं को लागू कराना शामिल है। नियोजन की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल करके यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि विकास समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। ठीक है, तो जो विकास कार्यक्रम है उसमें सभी वर्गों को उसमें जोड़ा जाता है, विशेषकर ठीक है गरीब और हाशिए पर जो लोग होते हैं। ठीक है, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किया जा सके। आपको पता है कि बहुत सारे जो आती हैं भवन बनाने के लिए, यानी गाँव में जो घर बनाने के लिए फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, एक 1.20 शायद मिलती है, यानी 1,20,000 रुपये के करीब मिलती है। ठीक है, तो उसकी फंडिंग की जाती है भवन निर्माण के लिए। ठीक है, तो अगली बात कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे पंचायती आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसमें सड़कों का निर्माण, मरम्मत, शौचालयों के निर्माण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छता में सुधार, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, स्ट्रीट लाइटिंग तथा जल निकास प्रणालियों का प्रबंधन कराना शामिल है। आपको तो पता है कि बेसिक जो बुनियादी ढांचा है उसके डेवलपमेंट में इस टाइम पे काम किया जा रहा है। पंचायतों में सड़कें बनती है, गांव में सड़कें बन रही है। ठीक है, शौचालय वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, और उनकी मरम्मत भी होती है। इसके साथ ही साथ पेयजल हर घर जो नल सिस्टम है उसके माध्यम से गाँव में जो पानी की व्यवस्था है उसको की गई। स्ट्रीट लाइट लग रही है गाँव में भी अब। ठीक है, तो इसके माध्यम से उसका विकास किया जा रहा है। जो बुनियादी ढांचे की कमी है उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज के माध्यम से। तो ये इसकी भूमिका है। उसके बाद का बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय और कल्याण की।
यह जो प्रणाली है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से यह हाशिए पर रहने वाले समूहों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। पंचायती समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू कराकर सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार। आपको पता है सामाजिक न्याय के लिए क्या किया गया, 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। किसके लिए? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है, और महिलाओं के लिए, ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद आता है सामाजिक सेवाओं का प्रशासन। पंचायतें प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सहायक हैं। वे प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अन्य सामुदायिक सेवाओं की देखरेख करती हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। वे जन्म और मृत्यु पंजीकरण जैसे सार्वजनिक अभिलेखों में रखरखाव में भी मदद करते हैं। तो ठीक है, तो आपको पता है कि जन्म और मृत्यु होता है, तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह जो होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। तो जो सुविधाएं हैं वो सार्वजनिक सेवाओं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वित्तीय प्रबंधन। पंचायतों के पास स्थानीय स्तर पर शुल्क और अन्य शुल्क लगाने एकत्र करने का अधिकार है, जो उन्हें स्थानीय विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए राजस्व का एक स्रोत प्रदान करते हैं। उन्हें राज्य और केंद्र सरकार से भी अनुदान और धन मिलता है, जिससे वे समुदाय के लिए लाभ के प्रभावी ढंग से प्रबंधित और उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये फंडिंग की व्यवस्था भी कर सकती हैं स्वयं के माध्यम से भी, और केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान के माध्यम से भी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स थे, विशेषताएं थी। ग्रामीण विकास की पंचायती राज में क्या भूमिका है, ठीक है, ग्रामीण विकास में जो पंचायती राज है उसकी क्या भूमिका है, कैसे काम करता है, तो इसको हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इतना काम कर रही हूँ। तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं वीडियो को, ठीक है, तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।